तो रफ़ी साहब की मदद इस तरीके की होती थी कि भाई आप उनके दुश्मन भी उनसे मदद लेते थे, उनके दोस्त भी मदद लेते थे। क्या हम सोच सकते हैं कि कोई सियासतदान प्राइम मिनिस्टर के करीब हो और ख़ुद एक पावरफुल सेंट्रल मिनिस्टर हो, लेकिन उसका घर कच्चा हो, उसकी छत टपकती हो? आज के दौर में तो उसको हम एक संत कहेंगे। एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं जिनकी इज्जत पूरे देश में की जाती है। एक फ्रीडम फाइटर, एक सेंट्रल मिनिस्टर, रफ़ी अहमद किदवाई साहब से। हमारे साथ एक राइटर हैं, एक स्टोरी टेलर हैं और बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर चुके हाफिज़ किदवाई साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत आपका भी खैर मकदम है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए। हाफिज़ भाई, जिस शख्सियत की हम लोग बात करने वाले हैं, राजनीति में विरले ऐसे लोग पैदा होते हैं। रफ़ी साहब के बारे में बहुत जो जितनी बड़ी उनकी शख्सियत थी, उतना लोग अभी तक उनके बारे में नहीं जानते, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए, ये थोड़ा-सा भई है, अफ़सोस की बात तो है ही है। हमने जिन जिन लोगों से रफ़ी साहब के बारे में कभी होता है, रफ़ी अहमद किदवई का आप नाम लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ लोग उन्हें जानते नहीं हैं। लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते हैं या बहुत जानकारी नहीं, वो ये कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन लोग मोस्टली जानते हैं, हम जहाँ कहीं हम तमिलनाडु गए, राजस्थान गए, कश्मीर गए, सब जगह रफ़ी साहब को चाहने वाले, मानने वाले मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी ज़मीन जहाँ हम बैठे हुए हैं, लखनऊ और बाराबंकी, इसकी ज़मीन में लोग यहाँ भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। तो ये थोड़ी-सी, चाहे मैसेज पहुँचाने में हम लोगों की कमी रही हो, सब लोगों की, या लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। आज उनकी जयंती है, तो थोड़ी सी चर्चा उनके ऐसे पहलुओं पे की जाए जो अभी आवाम तक कम पहुँचे हैं। तो बाराबंकी के रहने वाले थे, मसौली कस्बे से उनका ताल्लुक़ था, जहाँ पे वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, वहाँ से रफ़ी साहब जो है उनकी पहचान बनी। और जवाहरलाल नेहरू साहब के जो फादर थे, उनके ये असिस्टेंट वकील भी रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर रफ़ी साहब, देखिए रफ़ी अहमद किदवई जो थे, ये एक थोड़ा-सा हम पीछे चलेंगे। बाराबंकी में एक बहुत मशहूर ख़ानदान रहा है, किदवई ख़ानदान है, जो तमाम गाँवों में बसा है, भयारा, बाराबंकी, मसौली, इन सब में, दरियाबाद तक की। पहले नवाबगंज तो तहसील वो थी नहीं मुख्यालय, पहले दरियाबाद मुख्यालय होता था। तो वहाँ एक थे ज़हीरुद्दीन किदवई, और ये सारे 52 गाँवों में किदवई रह रहे थे। हुआ क्या कि जब प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों के साथ, फिर उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध, 1364-65 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसमें क्या हुआ, 3 सेनाएँ लड़ रही थी, बंगाल की और एक अवध की और मुग़ल सेना, शाह आलम सेकंड की। तो जो अवध की सेना थी, शुजाउद्दौला यहाँ पर नवाब साहब थे, तो उन्होंने बाराबंकी के किदवाइयों से कहा कि आप हमारी सेना में शामिल होइए और इस लड़ाई में लड़िए। वो पहले भी लड़ते रहे थे। तो बक्सर की लड़ाई में 1800 किदवाई करीब यहाँ से गए लड़ने के लिए शुजाउद्दौला के साथ। फिर वहाँ लड़ाई चलते चलते शुजाउद्दौला को लगा कि इसमें लौट जाना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने कहा कि उनका समझौता हो गया, वो वापस होने लगे। तो किदवाइयों ने इस बात पे उनसे एतराज़ जताया, कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, अगर हम लोग 2 दिन और लड़ें तो हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा समझौता हो गया, हम लौट चलेंगे। अब वो लौट गए, लेकिन ये लड़ते रहे। ये 1800 के 1800 लोग वहाँ शहीद किए गए दरियाबाद में, वो उसमें बक्सर में। ये खबर जब इन इलाकों में आई तो बड़ा मातम छा गया कि हाँ भाई, ये बड़ा नुकसान हो गया। उन्हीं में से एक, ये जो लोग थे, इसी में से एक ज़हीरुद्दीन किदवई हुए हैं। तो उनको अपने बाबा परबाबा, जो दादा थे, उनकी इस शहादत का बड़ा मलाल था, और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चुप नहीं बैठेंगे। तो अब सोचिए, शुजाउद्दौला जो समझौता कर चुके हैं भैया, अंग्रेज़ों का एक हो गया समझौता, अवध के सूबे से भी हो गया, बंगाल पे भी कब्ज़ा हो गया भारत पे। लेकिन ज़हीरुद्दीन किदवई साहब जो थे, एक बादशाह के यहाँ मुनीम हो गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ लड़ा जाए। तो उन्होंने थोड़ी उनकी माली मदद की। तो वो लगातार क्या करते थे, दरियाबाद एक ऐसी जगह पे है बाराबंकी में, जब कलकत्ता से कोई भी सामान भेजा जाता था लखनऊ मुख्यालय, तो दरियाबाद होकर के आता था। दरियाबाद में वो अपने सैनिक लेकर के उनका सामान लूट लेते थे, उनको ख़जाना लूट लेते थे, ये सब चलता रहता था।
जब अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लगी कि उन्होंने बड़ा भैया वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है दरियाबाद में, तो उन्होंने 3 तरफ से सेना लगा के ज़हीरुद्दीन किदवाई को पकड़ा, फिर उसके बाद उनको वहीं शहीद कर दिया गया। उनके घर को गिरा दिया गया। जो बुलडोज़र आज बहुत मशहूर है, वो उस वक्त ज़हीरुद्दीन किदवाई के घर पे बुलडोज़र किया ही था, लेकिन पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पहचान से जुड़ी हर चीज़ मिटा दी गई। तो क्या किया, उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के और एक छोटा भाई छेदा मियाँ थे। तीनों मसौली अपने ननिहाल चले आए। ये उस परिवार से रफ़ी अहमद किदवाई, उन जो 3 बेटे लौटे, उन 3 बेटों में एक के लड़का हुए शमशाम अली किदवाई। वो 1857 की लड़ाई में बेगम हज़रत महल के साथ लड़े हैं। और ज़हीरुद्दीन किदवाई के जो छोटे भाई थे छेदा मियाँ, वो भी बेगम हज़रत महल के साथ लड़े हैं। बनथरा में उनकी मज़ार है, बहुत वहाँ पर बनी हुई, अभी भी पुराने शहीद के लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो ये उस ख़ानदान से निकली। 1800 भाई आपने बक्सर की लड़ाई लड़ी, फिर इसी ख़ानदान ने 1857 की लड़ाई लड़ी, फिर उन्हीं के परिवार में विलायत अली किदवाई पैदा हुए। विलायत अली किदवाई के भतीजे हैं ये रफ़ी अहमद किदवाई। विलायत अली किदवाई की मोतीलाल नेहरू से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मोतीलाल जी और ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मुख्तार अंसारी साहब, ये सब लोगों से बहुत उनसे रिलेशन था। लेकिन 1918 में बीमारी फैली कोई, तो उसमें उनका इंतकाल हो गया। लेकिन तब तक उन्होंने क्या किया कि अपने भतीजे जो रफ़ी साहब थे, उनको मोतीलाल जी से मिलवा दिया था। फिर मोतीलाल जी के यहाँ वो लग गए। उसके बाद मोतीलाल जी का पर्सनल काम, और भाई वो बड़े वकील थे। विलायत अली किदवाई भी बहुत बड़े वकील थे। रफ़ी अहमद किदवाई साहब ने पढ़ाई जो है वो अलीगढ़ से की थी। हाँ, वो अलीगढ़ में ग्रेजुएशन करने के लिए गए थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये आह्वान किया कि भई असहयोग आंदोलन का, तो उन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ के चले आए। हर आदमी ने उनका एतराज़ किया। घर में उनके खुद वालिद ने भी एतराज़ किया कि भाई तुम अब घर के बड़े हो, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन तुम इस छोड़ करके चले आए हो। तो लेकिन एक खून होता है भाई मुल्क के लिए। कहाँ शामिल हुआ असहयोग आंदोलन में जाके? ये उनके यहाँ लगी गए थे मोतीलाल नेहरू जी के यहाँ। फिर इन्होंने अपने चचेरे भाइयों को, सब जितने भाई, पहले क्या होता है आदमी अपने दोस्त अहबाब इनको इकट्ठा करता, तो उन्होंने अपने चचेरे ममेरे इन भाइयों को इकट्ठे किया और सबको आज़ादी के आंदोलन में लेकर के आए। इसीलिए उस पूरे खित्ते में आप ये कहिए बाराबंकी में जो देखिए रफ़ी साहब बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। लेकिन जो इतने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर या इतने लोग वहाँ पर निकले, उसके पीछे रीज़न यही था कि उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, अपने भाइयों को लेकर के आए। और इन लोगों ने इंदिरा गांधी तो उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के से बाल चरखा संघ बनाया था इंदिरा गांधी ने। तो मसौली के ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसमें थे। अच्छा, रफ़ी साहब के कोई भतीजा था, कोई दूर भाई का लड़का था। तो इन सब लोग ले आते थे, वहाँ पढ़ाते भी थे इलाहाबाद में। तो वहीं वो कमरों में रहते थे। और इंदिरा गांधी जब बाल चरखा संघ बनाए तो उनके साथ जाते थे, आंदोलन में सड़क पे निकलते थे। ये बच्चे 15-18 साल के, ये सब। तो ये पूरा एक माहौल बना क्या उम्र रही थी उस वक्त इनकी जब असहयोग आंदोलन में शामिल? सहयोग आंदोलन में इनकी उम्र रही हुई 23-24 साल रही हुई करीब। हाँ, बिल्कुल यंग थे कि 1895 की पैदाइश है। तो ये तो इस तरीके से ये नेहरू फैमिली के करीब हुए, मोतीलाल नेहरू के करीब भी हुए कि भाई उनके सेक्रेटरी हो गए, तो उनके काम करने लगे। लेकिन क्योंकि उम्र के हिसाब से तो नेहरू जी 89 के थे, तो एक 4-5 साल का फ़र्क था। लेकिन जब नेहरू जी के करीब कैसे हुए, जब नेहरू जी रायबरेली में किसानों का आंदोलन करने आए, तो मोतीलाल जी ने नेहरू जी के साथ इनको भेजा, रफ़ी साहब को। तो जो बहुत मशहूर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंदोलन जो उन्होंने किसानों के लिए किया था रायबरेली में, मुंशीगंज हत्याकांड जहाँ हुआ था, तो उसमें जो पूरे गांव में टहल टहल करके जो मूवमेंट था, लोगों को जगाना था, बातचीत करनी थी, रिपोर्ट बनानी थी, वो रफ़ी साहब ने नेहरू जी के साथ की थी। उस दिन से वो नेहरू जी के साथ हो गए। फिर नेहरू जी के साथ हमेशा ताउम्र रहे। 35 साल का साथ रहा। जब इनका इंतकाल हुआ था, नेहरू जी ने लिखा, तब वो चीन में थे, यहाँ थे नहीं जिस दिन इंतकाल की खबर आई। उन्होंने लिखा कि 35 साल का मेरा साथ छूट गया। अब मुझे तो ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि मैं बिना रफ़ी के कैसे आगे काम करूँगा। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। पहले ये बताइए, ये एंट्रीम गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे थे? बिल्कुल, ये होम मिनिस्टर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताएं भाई, यूपी के ये कहा जाता पहले मंत्री कौन, तो गृह मंत्री रहे हैं। और जो सिलेबस इन्होंने बनाया था गृह मंत्रालय में, जो कानून बनाए थे, वो सारे कानून आज भी चलते हैं, आज भी पढ़ाए जाते हैं।
हमसे तो यूपीएससी के एक बता रहे थे कि हम लोगों ने तो रफ़ी साहब को वही पढ़ा है, उनका 2 कानून पढ़े हैं, एक तो गृह मंत्रालय में जो उन्होंने बनाए हैं वो, दूसरे उन्होंने जेल सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाया था वो हम लोग पढ़ करके बड़े होते हैं, उसके सवाल आते हैं हम लोगों से। जेल के लिए तो उन्होंने जेल मंत्री भी रहे हैं, अंतरिमी गवर्नमेंट में रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जेल में तो खुद रहे ही थे, तो उन्हें पता था क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, तो सारी उन्होंने जब जेल मंत्री रहे तो सब परेशानियाँ दूर की। और ये पॉलिटिकल कैदी जो होता है, राजनीतिक कैदी, इसकी क्या क्या इसको सहूलियतें दी जाएं, तो ये सारे बंदोबस्त तो रफ़ी साहब का किया हुआ है। अच्छा, जब सब तरफ तैयारियां हो रही थी और लोग ये महसूस कर रहे थे कि कुछ दिन में ही हम लोग आज़ादी की जो है वो बेला में ज़िंदगी जिएंगे, उसी वक्त इनकी फैमिली के ऊपर एक बड़ी मुसीबत टूटी थी और जो दंगे हुए थे उसमें इनके भाई भी शहीद कर दिए गए। हाँ, ये देखिए इनके भाई, ये 3 भाई थे, रफ़ी अहमद किदवाई, शफ़ी अहमद किदवाई और महफूज किदवाई। तो जो बीच के भाई थे शफ़ी अहमद किदवाई, उनको वो मसूरी में थे, और मसूरी में जब वो बंटवारा हो ही रहा था, दंगे का हालात थे, उनको लगातार मैसेजिंग खुद रफ़ी साहब भी कर रहे थे कि भाई टेंशन के माहौल है, तुम निकल आओ फ़ौरन। लेकिन उनको एक चाहत थी कि भाई हम अपने लोगों को कैसे ऐसे छोड़ करके चले आएँ। उसमें क्या हुआ था कि एक 50-60 कश्मीरी मज़दूर जो थे वो वहाँ काम कर रहे थे मसूरी में, तो उनकी मज़दूरी बाकी थी और वो जाएँ कैसे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 दिन रुक करके कहा कि हम इनकी मज़दूरी जब तक नहीं दिला देंगे और इनको हिफाज़त से पहुँचा नहीं देंगे कश्मीर, तब तक हम नहीं निकलेंगे। तो वो ये करते टलता रहा कि 2 दिन कश्मीरियों को उनका पैसा दिलाना, फिर उसके बाद उनको भेजना वापस। फिर अपने जो नौकर चाकर थे, जब गाड़ी आ गई इनको लेने के लिए, तो इन्होंने नौकर चाकर और बाकी लोगों को भेज दिया, खुद नहीं आए, कह रहे हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या हुआ कि जब भाई लोग इंतज़ार करते रहे 8 तारीख को कि अब इनका टिकट हो गया था 8 तारीख को, कि 7 ही तारीख को उनको फिर वहाँ दंगे में शहीद कर दिया गया। दंगे में शहीद करने में ये बहुत से किसी भाई हर तरह का इल्ज़ाम है कि इन्होंने मारा, फलाने ने मारा, लेकिन माहौल तो टेंशन का था ही, और टेंशन में जब कोई भी आदमी हथियार उठाता है तो दंगा ही होता है, दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता है। ये बड़ी बात है। और फिर मतलब ये बात लोगों को समझना चाहिए कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल, उनका कोई मज़हब नहीं, और इसीलिए देखिए जब शफ़ी साहब का इंतकाल जब शहीद कर दिए गए तो लोगों ने ये कहा कि भाई उनका तो जनाजा मसौली में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा रही कि भाई सारे इस तरीके की चीज़ें। लेकिन रफ़ी साहब ने मना किया, क्योंकि उस वक्त इतने माहौल ऐसा ख़राब था कि अगर वो जनाजा बाराबंकी आता, मसौली आता, लखनऊ से होता हुआ आता, तो ये का जो दंगे की चपेट में नहीं था, ये आ जाता कि, और फिर पूरे देश में ये मैसेज चला था, इतने बड़े देश के लीडर का भाई मार दिया गया दंगों में। तो क्या था कि वो जो आग लगी हुई है नफ़रत की, वो बुझती नहीं, तो सारे ख़ानदान ने इस पर खामोशी रखी और इस मामले को दबाने का वो किया। और इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो शफ़ी अहमद किदवाई की वाइफ हैं बेगम अनीस किदवाई, उनका है। उन्होंने भाई, वो तो विडो हो गई भाई, उनका हस्बैंड, और जबकि आखिरी दिन तक की बातचीत हो रही है, और उसके बाद जब वो अपने यहाँ इद्दत के दिन होते हैं ना, कि इद्दत के दिन पूरे, लेकिन बेगम अनीस किदवाई जब 1 हफ़्ता हो गया इनके शहीद हुए, उसके बाद वो चली गई दिल्ली महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी दिल्ली में बिरला हाउस में बैठे थे कमरे में अपने, तो ये जब दाखिल हुई तो किनारे टेक लगाए खड़ी थी दरवाजे के, तो महात्मा गांधी इनको सर उठा करके देखते हैं बेगम अनीस किदवाई को, और कहते हैं तुम्हारी तकलीफ़ हमने सुनी, तुम्हारी तकलीफ़ हमारे सोच से ज़्यादा है, जितना हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन अब उनकी फ़िक्र करो जो तुम्हारी जैसी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। कि बंटवारा हो ही गया था, लोग आ जा रहे थे, शरणार्थियों के कैंप लगे हुए थे, तो ऊपर वो अपना आंसू पोंछती हैं, कहती हैं क्या करें, तो उनके पास भेज देते हैं मृदुला सारा भाई के पास, कहते हैं जाओ मृदुला से मिल लो, वो तुमको रास्ता बताएगी। सोचिए जिसके पति का इंतकाल हुआ है अभी, हस्बैंड का, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, और वो उनको महात्मा गांधी ने राय दी कि आप जाइए शरणार्थियों की मदद कीजिए, जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं इधर, जो इधर से मुसलमान जा रहे हैं दिल्ली में रह के, उनकी मदद कीजिए, उसमें बहुत ज़ख्मी हैं, बहुत लोग परेशान हैं। और उन्होंने कहा कि हमने एक बार तो हमको लगा कि हम अपना बताएं तो कि भाई हमें कितनी वो है, लेकिन जब हम उन कैंपों में गए, उसमें देखा कि किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ मार दी गई, किसी की लड़की, किसी के साथ कोई भाई रेप हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, तो वो जब देख करके मुझे लगा मेरा दर्द तो बहुत कम है, यहाँ तो दर्द बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद उसमें लगी, इसीलिए उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक किताब भी बहुत अच्छी लिखी, आज़ादी की छाँव में, जो हम कहते हैं हर आदमी को आज़ादी की छाँव में पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि देखिए नेहरू साहब से रफ़ी साहब का
बहुत 35 साल पुराना, मतलब जैसे जवानी में साथ में बड़े हुए हैं इस तरह की दोस्ती थी। और हर पॉलिटिकल कदम जो था वो दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझ करके उठाए थे। जैसे तमाम सोशलिस्ट मूवमेंट अपने यहाँ हुए हैं, उस मूवमेंट में रफ़ी साहब क्योंकि सोशलिस्ट थे, ख़याल से भी बहुत सोशलिस्ट थे, नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे। लेकिन क्योंकि आप जब सरकार चला रहे होते हैं तो आपके पास तमाम काम होते हैं दूसरे, तो वो जो बहुत से ऐसे काम जो रफ़ी साहब से लिए जा सकते थे बिना अपना चेहरा सामने लाए वो करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो आज़ादी के आंदोलन में भी अच्छा एक मैसेज भी ये बहुत बड़ा पूरे देश को, दुनिया को देना था कि हम सब लोग जो हैं, हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं, हम हिंदुस्तान हैं और हमारे यहाँ सब लोग बिल्कुल बराबर से खड़े होंगे। तो वो बड़ा मैसेजिंग भी की गई थी। वो पूरा डिज़ाइन इस तरीके से था कि पूरी दुनिया देख ले कि भारत ये है, जिसमें रफ़ी अहमद किदवाई हैं, मौलाना आज़ाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं। ये तो वो एक गुलदस्ता था। देखिए वो सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी मोतीलाल जी के थे। तो जब शुरुआत में जब मोतीलाल जी ने नेहरू जी को आगे किया है तो नेहरू जी के साथ भी वो सेक्रेटरी, वही बतौर एक पद होता है सेक्रेटरी, वो वही थे। लेकिन वो धीरे धीरे, वो था तो दोनों का दोस्ती वाला मामला, तो दोस्ती ज़्यादा रही, सेक्रेटरी पीछे हो गए। फिर इन्होंने अपने भाई अपनी जगह पे बहुत से दूसरे लोगों को वहाँ पर रखा, इंट्रोड्यूस करा। उसी में से एक थे गोविंद सहाय जी। गोविंद सहाय जी नेहरू जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे और रफ़ियन कहलाते थे ये सब लोग। ये अच्छा, रफ़ी साहब के जो दोस्त थे अलीगढ़ में, जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, उसका क्या हुआ, इनकी फ़ीस, जैसे इनके चचा इनकी फ़ीस भेजते थे, तो क्या होता था, अभी बहुत से बच्चे अलीगढ़ में आकर के पढ़ रहे थे, इनके पास फ़ीस नहीं होती थी, तो उनको स्कूल से निकाला जा रहा था, कॉलेज से, हॉस्टल से। तो ये क्या करते थे, अपनी फ़ीस जो पूरी आई उन्होंने उनकी जमा कर दी, निकालिए दिए गए। तो 2 बार ये सस्पेंड हो गए। इन्होंने, अच्छा इनसे जब पूछा जाए तो इन्होंने कहा कि हमने इनकी फ़ीस दे दी थी, उनकी फ़ीस दे दी थी। तो ये जो मिजाज था, इस वजह से उनके सारे दोस्त रफ़ियन कहलाते थे, इतना मानते थे उन्हें। तो रफ़ियन भाई किसी का अपना सर्किल अगर उनके नाम से पहचाना जाने लगे तो बड़ी बात थी। तो वही मिजाज उनका वो था गोविंद सहाय के साथ भी। गोविंद सहाय और तमाम जैन साहब थे, ये सब लोग को रफ़ियन कहलाते थे। तो नेहरू जी के वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने। फिर जब गोविंद सहाय, एक बार क्या हुआ कि नेहरू जी कांग्रेस के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ गए, तो पूरी CWC में बवाल मच गया कि भाई इनका रफ़ी साहब का आदमी जो है और सेक्रेटरी है वो कांग्रेस के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो CWC की जब मीटिंग हुई उसमें ये सवाल उठा, रफ़ी साहब तलब किए गए, नेहरू जी सामने बैठे थे। तो उनसे पूछा, रफ़ी ये बताइए कि भाई आपने तो गोविंद सहाय जो हमारे उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट के, आप ये कहा गया कि आपने उनकी आर्थिक मदद की है। तो ये खड़े हुए कहने, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे, मैंने गोविंद सहाय से जो वादा किया था जितने पैसे की मदद करने का वो नहीं कर सका, अगर होते तो और करता। और क्योंकि मैंने एक वादा किया था और गोविंद सहाय सही आदमी हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये कह के बैठ गए। नेहरू जी मुस्कुराए, उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। ये क्योंकि इतना दोस्ती और इतना विचारों के साथ एडिक्ट थे कि अगर आपसे कोई कमिटमेंट कर लिया, वादा ये कहलाता है इनकी ज़िंदगी में, जो वादा रफ़ी साहब ने कर लिया वो वादा उन्होंने आखिरी टाइम तक निभाया। अच्छा, जब आप खाद्य एवं रसद मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए, तो जो काला बाजारी रोकने में एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया था, उसके बारे में बताइए। तो देखिए बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत मशहूर है अकाल, और ये खाद्य रसद मंत्री थे। हुआ क्या था, अनाज की कमी नहीं हुई थी, बहुत से जो बिचौलिए थे उन्होंने अनाज रोक लिया था, बाज़ार में अनाज कम कर दिया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उनका था कि धीरे धीरे जब महंगा अनाज बेचेंगे। ये खबर जब इनको लगी, ये मिनिस्टर थे, तो इनको लगी कि भाई उनके पास अनाज है और इतना अनाज है कि 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। तो इन्होंने एक अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और अखबारों में और ख़ुद रेडियो पे आकर के, आकाशवाणी में ये ऐलान कर दिया कि मैं यहाँ से जो है इतने ट्रक अनाज भेज रहा हूँ वहाँ बंगाल में, और ये जाएगा बाज़ार में, ये लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। जब ये बात बिचौलियों को पता चली तो उनको लगा कि भाई ये तो अनाज मुफ्त में आ जाएगा, तो उनका जो अनाज उसमें भरा हुआ है गोदामों में वो तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो उन्होंने खट से फ़ौरन वो अनाज बाहर निकाला और बिल्कुल सस्ते दामों में निकालना शुरू कर दिया, तो वो फ़ौरन बाज़ार में चलने लग गया। यहाँ से ट्रक थे ही नहीं भाई, अनाज ही नहीं था, लेकिन ये एक उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया था कि ये हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर अनाज की जब सप्लाई शुरू हो गई तो फिर वो उस लाइन पे आ गया। इसीलिए उनको अकाल का देवता कहा जाता है। बंगाल में बहुत उनकी इज्जत है। एक रथिन विश्वास हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी, तो उन्होंने यही सोच के लिखी थी कि भाई बंगाल में अकाल के ख़िलाफ़ जो उनका इतना बड़ा काम है, हीरो हैं वो बंगाल के। अच्छा, बंगाल के हीरो हैं, कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में क्यों उनसे लोगों की नाराज़गी हो गई थी? कहते हैं कि
जो उनके नेता गिरफ्तार हुए थे उसके पीछे रफ़ी साहब की हाथ था, ये क्या है? देखिए, कश्मीर की जो नाराज़गी है वो बहुत से मायनों में लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाली, लेकिन एक बहुत, अब उसको अगर जैसे एक कूटनीति होती है, कूटनीति को कोई आदमी भाई कैसे हवा दे। हुआ क्या कि भाई शेख अब्दुल्ला साहब को दिल्ली आना था, तो ऐसे वो आ नहीं रहे थे। नेहरू जी ने जब, क्योंकि रफ़ी साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, नेहरू जी के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन नेहरू जी से कुछ नाराज़गी होगी, तो रफ़ी साहब से उन्होंने कहा, नेहरू जी ने, कि भाई आप उन्हें बुला लीजिए शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को रफ़ी साहब ने बुला लिया और फिर वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हो गए। तो एक दूसरा मुद्दा है कि वहाँ से क्या हुआ उसके बाद। तो लोगों को ये लगा, लोगों ने अफवाह उड़ाई रफ़ी साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने उनको गिरफ़्तार करा दिया है। उनके भाई रफ़ी साहब के ख़िलाफ़ माहौल तो पहले ही चलता ही था, भाई सारे बड़ी लीडरशिप के ख़िलाफ़ हवा बनाई जाती थी, तो उनके ख़िलाफ़ बनाएगी कि उन्होंने कश्मीर को ये किया वो किया, लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ कई था बार नहीं। ऐसा ही पार्टी फंड के लिए जब भी ज़रूरत होती थी तो नेहरू साहब फ़ौरन रफ़ी साहब की तरफ देखते थे, और फंड कलेक्ट करने में इनकी जो पर्सनालिटी थी उस पर लोगों से इनके ताल्लुकात रहे होंगे तो बहुत आसानी से करते थे। लेकिन खुद इनका घर बिल्कुल कच्चा और बहुत ही जीड़ शीड़ रहा। देखिए, एक जब पहले आज़ादी के वक्त में लोग जेल जाते थे, कांग्रेस के लोग बहुत जेल जाते, तो ये लिखा गया है, बहुत से लोगों ने लिखा है कि जब वो जेल जाते थे तो उनका परिवार तो यहाँ रह गया, उस परिवार को आटा दाल चावल, ये जो अनाज है और पैसे हैं, ये रफ़ी साहब भेजते थे। तो लोग कहते थे कि हैरत में हम लोग खुद ये रहते थे, ये खुद भी जेल में जाते हैं और हम लोग भी जेल जाते हैं, लेकिन ये हमारे परिवारों की भी मदद करते थे। इसीलिए इनकी, अच्छा, ये एक उनका तरीका था या क्या मिजाज था कि वो ये समझते थे कि आपकी परेशानी क्या है। तो जब जेल जा रहे हैं उनके साथी बाराती, तो उनके घरों में अनाज भेजना, ये ख़्याल में उनके आता था और वो ये करते थे। इसीलिए उनके पास फ़ंड कलेक्शन, भाई जब आप किसी की मदद करते हैं तो मदद आती भी है। लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे उनका अपना जो खुद का घर था, अपनी जो उनका खुद का ख़ानदान था, वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया ना। भाई उनके घर पे कुर्की हुई, उनके घर का सारा सामान उठा ले जाया गया, उनके वालिद को भी परेशान किया गया, उनकी बीवी को भी बहुत तंग किया गया। तो क्या था कि वो सारी चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी चेहरे पे कहीं, जब नेहरू जी पहली बार भाई रफ़ी साहब के ख़त्म होने के बाद मसौली गए हैं, तो उस आंगन में वो टूटी हुई दीवार थी, उसके किनारे बैठ कर के रोने लगे और ये कहने लगे, मुझे तो अंदाज़ ही नहीं था कि रफ़ी साहब मतलब इतने परेशानी की हालत में थे, इतने कर्ज़े में थे। क्योंकि उनको लगता था आदमी तो खुशमिजाज है, सबकी मदद कर रहा है, सबका हर एक, जिसके फ़ोन पे इतना फंड इकट्ठा हो जाए कांग्रेस के लिए, तो उसके खुद की हालत क्या ही भाई, कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रफ़ी साहब वो थे कि खुद में ईमानदार थे और कभी अपने लिए नहीं सोचा, हमेशा दूसरे के लिए सोचा, इसीलिए उनकी इतनी इज्जत भी थी। और जब नेहरू जी ने उनको देखा, उनके घर के हालत देखे, तब उन्होंने ये वहाँ वादा किया था सबसे कि यहाँ पे एक ऐसी मज़ार बनाई जाएगी जिसमें फूलों पे चल के लोग जाएं। तो रफ़ी साहब का जो मकबरा बनाया गया, उसके दोनों तरफ ऐसे पेड़ लगाए गए थे कि पूरे साल उसमें फूल रहते थे और लोग वाकई फूलों पे चल के जाते थे। और रफ़ी साहब का मकबरा, शायद ही इस देश में कोई फ्रीडम फाइटर ऐसा हो जिसका इतना खूबसूरत मकबरा हो जो बनाया गया मसौली में। अच्छा, सादा मिजाजी उनकी ये थी कि कहते हैं कि सुबह लॉन में बैठते थे, अपने यहाँ से शेव करते थे, जो भी आ जाए उसके साथ मिलना मिलाना, उसका काम करना हो। देखिए, उनके यहाँ का एक दस्तूर था उनके घर का, दिल्ली में दरवाजे बंद नहीं होते थे, खाने के वक्त में खाना लगता था, कोई भी आया हो वो साथ में खाना खाएगा। नाश्ते के वक्त में कोई भी बैठा, तो क्या होता था वहाँ, एक तरीका लोगों ने निकाल लिया था कि जैसे कोई काम करवाना हुआ तो खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं तो एक पर्ची लिख करके लोग रख देते थे, फिर वो देख। तो एक साहब नाश्ता कर, सुबह आए, उन्होंने नाश्ता अपना किया, रफ़ी साहब आए नहीं थे, नाश्ता किया और मेज़ के आगे पर्ची, अपनी पर्ची रख के देखी। तो उनका कौन आदमी है, तो पता चला वो तो चले गए जिन्होंने पर्ची रखी थी। तो उन्होंने कहा इनका जो सामान इन्होंने कहा है वो मंगवा दो अपने एक कोई काम वाले से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा उसमें सब शेविंग का सामान लिखा हुआ था कि शीशा, कंघा और हमारी क्रीम, ये चीज़ें। तो ये, और इन्होंने ये नहीं पता किया वो कौन आदमी कहाँ गया, कहा ला करके रख दो, वो आएगा शाम में तो ले जाएगा। तो इस तरीके का मदद करने वाला आदमी। फिर दूसरी चीज़, एक बार उनके यहाँ जनसंघ के लीडर, भाई जनसंघ तो अपोजिशन था, तो उनकी बेटी की शादी थी, एक कोई लीडर रहे होंगे, तो वो रात के अंधेरे में, शाम में होता नहीं कि हाँ, वो आए रफ़ी साहब के पास, कहने लगे कि देखिए रफ़ी साहब, मेरी बेटी की शादी है और आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए इसमें। तो उनका अपने जो असिस्टेंट थे उनसे कहा कि भाई इनको ये इतनी इमदाद कर दो, माली इमदाद जो थी, आंखें उठा करके मत देखना, ये बात किसी से कहना नहीं।
तो अब वो तो भाई अच्छा उन जिनसे कही वो थोड़े से वो थे, उन्होंने मसाला लगाया कि नहीं कि अरे वो तो ऐसे आदमी हैं कि आपकी हर वक्त बुराई किया करते हैं, पूरी कांग्रेस की बुराई करते रहते हैं ये वो, और आप उनकी ऐसे मदद कर रहे हैं। अरे करनी है तो सामने से करिए, उनका जो कह रहे हैं बस इतना करो। वो चुपचाप उनको एक लिफाफा या जो भी करते होंगे दिया, वो अपना उसी में चले गए। उसके बाद उन्होंने रफ़ी साहब ने उनसे कहा अपने सेशन से कि सोचो इस आदमी की कितनी परेशानी रही होगी कि अपने दुश्मन की हम मदद लेने आया है और तुमको इसको बेनकाब करना है, ये तुम्हारा तरीका है। आप उसे भाई उसको चुप बिल्कुल खामोशी पी गए हो उस चीज़ को। आज तक हम लोग नहीं जानते कि वो कौन आदमी क्या था, बस ये किस्सा सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये था। तो रफ़ी साहब की मदद इस तरीके की होती थी कि भाई आप उनके दुश्मन भी उनसे मदद लेते थे, उनके दोस्त भी मदद लेते थे। कहते हैं कि जब हार्ट अटैक हुआ, आपका इंतकाल हुआ, तो लोग ज़ार कतार रो रहे थे दिल्ली से लेके और मसौली तक। देखिए एक वादे के बहुत पक्के थे। सुभद्रा जोशी से वादा कर रखा था इन्होंने। सुभद्रा जोशी बहुत बड़ी लीडर थी, उनको भी लड़ाने वाले रफ़ी साहब थे चुनाव। तो सुभद्रा जोशी ने इनसे कहा था दिल्ली में आप आइएगा तो हम आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। और तो ये लखनऊ से कानपुर होते हुए ये 20 तारीख को लखनऊ से गए अक्टूबर में। फिर दिल्ली पहुँचे सुबह, तो सुभद्रा जोशी ने फ़ौरन सुबह आ गई कि आज आपका कार्यक्रम है। तो वादा किया हुआ था तो फ़ौरन चल दिए। डॉक्टर ने मना किया था इनसे कि आप भाई कहीं अब ज़्यादा बोलिए मत, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ना, सुभद्रा से वादा है, चले गए। वहाँ भाषण देते के बीच में इनको घबराहट लगी तो ये वहीं माइक से नीचे गिर गए। फिर वहाँ से घर लाए गए, घर में इनका इंतकाल हो गया। सुभद्रा जोशी को ये बात पता ही नहीं थी। सुभद्रा जोशी रोती हुई घर आई जब उन्होंने कहने कि हमको तो उन्होंने बताया नहीं, 1 मिनट हमारे साथ गए हैं, हमसे ये तक नहीं कहा कि हाँ हमें तकलीफ़ है, वरना हम लोग क्यों ले जाते। तो ये उनका वादा था और ये उनका अपने जो कमिटमेंट था उसे निभाने का तरीका था। सुभद्रा जोशी हमेशा कहती कि हम इस बात के गुनहगार हैं कि हम उन्हें लेकर के गए। वो रोती थी, वो इंटरव्यू में बहुत बार रोई। फिर कहा जाता है उनकी नेहरू जी चीन में थे, नेहरू जी ने फ़ोन करके लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जनाज़ा दिल्ली से मसौली जाए। तो उस ट्रेन से जिससे उनका जनाज़ा आया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री उसको लेकर के आ रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री का खुद का लिखा हुआ कहा हुआ है कि हम जहाँ जहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी वहाँ वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे, रोते थे, हमको भीड़ को हटाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन सबसे बुरे हालात हमारे चारबाग में हुए, लखनऊ में। जब जनाज़ा यहाँ आया तो भीड़ इतनी टूट पड़ी थी कि हम लोगों के सारे बंदोबस्त ख़त्म हो गए। तो ये रफ़ी साहब का किरदार था कि उनको लोग इतना चाहते थे। अच्छा, चाहते इसलिए थे क्योंकि उनको खुद लोगों से बहुत मोहब्बत थी। देखिए कृषि पे जितना काम उनका है, खाली हम करें खाली कृषि की बातचीत कर लें तो उस पे ही अगर सही से कहा जाए तो उनको तो भाई बहुत इज़्ज़त से सबको याद करना चाहिए। हमको तो ताज्जुब ये होता है कि कृषि पे ठीक है, और संचार मंत्रालय जब उन्होंने संभाला तो जो अंतर्देशीय भाई ख़त पहुँचाना, ये जो उनकी टेक्निक थी, उन्होंने पहले क्या हुआ कि वो घर घर पहुंचता था। हाँ, पोस्ट कार्ड और क्या अंतर्देशीय। बताएं, उन्होंने जो ये हमको बताया राजा भद्री के पोते हैं, राजा भैया जो हैं, तो वो राजा भद्री के बहुत अच्छे दोस्त थे रफ़ी साहब, मतलब दोनों में बहुत दोस्ती थी। तो रफ़ी साहब के ही कहने पे उन्होंने ये जो एयरपोर्ट अमौसी वाला है, ये उनका अपना प्राइवेट वो था, तो उन्होंने दिया कि हाँ इसको एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो रफ़ी साहब से तो क्या, अच्छा यहीं गेस्ट हाउस था राजा भद्री का, तो इसी में रफ़ी साहब आकर के ठहरते भी थे। जब लखनऊ आते थे तो अपना सुकून के लिए वहीं चले जाते थे। तो ये था, उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक जुगत आई कि भाई ख़त ऐसे जाते हैं, टाइम लगता है ट्रेन व्रेन से, क्यों ना जहाज़ से भेजा जाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पहना। एक ऐसे ही दीदावर के बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की, और मुझे लग रहा है जो उनकी शख्सियत थी उसका 5% हम लोग इतनी देर में बातचीत कर पाए होंगे। बाकी तो उनके जो ज़िंदगी के और भी पहलू हैं उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। वक्त की पाबंदी होती है, इसलिए हम उतना नहीं बात कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कभी फिर आपसे मिलेंगे और इस विषय पर ज़रूर बातचीत फिर से करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और अच्छा ये लगा कि देखिए रफ़ी साहब पर बातचीत होनी चाहिए, और आप क्योंकि आप ज़मीन से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आपको ये फ़िक्र है आप सब लोगों को, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये जब तक फ़िक्र है तब तक सब कुछ है।